नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। भारत की जीडीपी -24 हो गई है। 3 रोज हो गए मगर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या अगर जीडीपी 10 हो गई होती प्लस में, तब भी ऐसी चुप्पी होती? क्या सरकार को सामने आकर नहीं बताना चाहिए कि भारत के नागरिक कौन सा दौर देखने जा रहे हैं, उन्हें किस तरह की आर्थिक तैयारी करनी चाहिए? इस संकट के बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री केयर फंड में 5 दिन में 3,000 करोड़ से अधिक की राशि आ गई है। इस घोर आर्थिक संकट में जब कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही हैं, तो 5 दिन में 3,000 करोड़ रुपए का दान कौन दे रहा है? कौन है ये दानी? कर्ण कौन है? कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने यह सवाल किया है, क्या अच्छा नहीं होता कि पीएम केयर फंड में चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आते, ताकि आप भी देख पाते कि इस कंपनी ने कितने लोगों को निकाला है, कितनों की सैलरी आधी कर दी है, चंदा देने के लिए इसके पास खजाना भरा है। यही नहीं, 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि आपने संवैधानिक गारंटी दी थी कि जीएसटी का एक हिस्सा हर हाल में राज्यों को दिया जाएगा। अब सरकार इस गारंटी से कैसे मुकर सकती है और राज्यों से कह दे कि आप खुद लोन ले लें? यह आर्थिक तस्वीर है। विपक्ष हमले कर रहा है और सरकार इस पर चुप है। न्यूज चैनल सुशांत सिंह राजपूत में खोए हैं। बेरोजगार 3 दिनों से ट्वीट कर रहे हैं, अपने ट्वीट गिन गिन कर बता रहे हैं कि 35 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, अब हम थाली बजाएंगे। रेलवे की परीक्षा और ज्वाइनिंग को लेकर कोई बयान नहीं आया। इन गैर जरूरी खबरों को अब यहीं छोड़कर वकीलों की चिंता करते हैं, वो ज्यादा काम आएगा। क्या आपको पता है कि तालाबंदी के इन 4 महीनों में निचली अदालतों के वकीलों, कोर्ट में काम करने वाले लोगों ने किस तरह की आर्थिक तंगी झेली है? बिहार में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला अदालतें वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल तरीके से चलनी शुरू हो गई हैं। 2 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई। पूर्णिया से हमारे सहयोगी पंकज भारती ने बताया कि जिलों के वकीलों के अनुभव भयावह रहे हैं। वकीलों के साथ कई तरह के स्टाफ, कचहरी परिसर में निजी तौर पर काम करने वाले कई तरह के पेशेवर लोगों को भयानक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। पटना हाई कोर्ट के वकीलों के भी यही अनुभव रहे हैं। सीनियर वकीलों ने माना कि सबसे ज़्यादा कमर टूटी है जूनियर वकीलों की। एक वकील के साथ मुंशी, हेल्पर, ड्राइवर, नोटरी, जुडिशरी पेपर बेचने वाले लोग होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, फोटो स्टेट करने वाले होते हैं। कई तरह के काम कचहरी के कैंपस में होते हैं जिनसे कोर्ट जब अदालत चलती है तो खर्चा चलता है। बिहार में वकीलों के अलग अलग एसोसिएशन ने कई बार आर्थिक पैकेज की मांग की, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने भी नहीं, न अदालत ने, न बार ने, न संघ ने। कम से कम कानून मंत्रालय को अपने फंड से इन वकीलों की मदद करनी चाहिए थी। पूरे राज्य में लाखों लोग अलग अलग न्यायालय से अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। वकालत प्रभावशाली पेशा है, इसके बाद भी इनकी सुध नहीं ली गई। मार्च महीने से ही जो है कोर्ट का काम बाधित है कोरोना के कारण, और अधिवक्ता वर्ग को किसी भी प्रकार की सहायता किसी स्तर से प्राप्त नहीं की। अधिवक्ताओं के लिए केवल जीविका का साधन ही अधिवक्ता है, कोर्ट है, न्यायालय है, और वो बाधित होने से उनके परिवार को आर्थिक जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक यही स्थिति बनी हुई है। तो ये फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, और गाड़ी घोड़ा बंद होने से तो जो क्लाइंट वगैरह है गांव के दूसरे क्षेत्र के लोग, वो भी नहीं आ पा रहे। तो अधिवक्ता की स्थिति बहुत दयनीय है। भुखमरी की स्थिति उनके सामने अवस्थित है। कोविड-19 के चलते बहुत परेशानी हुई, आर्थिक परेशानी। इसमें स्वाभाविक है कि जितने भी लॉयर हैं वो रोज़मर्रा की अपनी कमाई तो उनको जब रोज़ कमाते हैं तो उनकी आर्थिक गतिविधि चलती है, उनके घर के खर्चे चलते हैं, इसमें दूर राय नहीं है। और ऐसे लॉयर की संख्या कम से कम 85% है। न्यायालय के पदाधिकारी काम करते हैं, नहीं करते हैं, फिर भी उनको निश्चित है कि उनको वेतन मिलना ही मिलना है। किंतु अधिवक्ता अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो उनको कौन वेतन देगा, कौन पैसा देगा? आप किसी का काम करेंगे तभी तो पैसा के हकदार हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, कोर्ट का काम बंद है। कहने के लिए कह दिया गया है कि वर्चुअल कोर्ट चलेगा। ये वर्चुअल कोर्ट कभी आज तक अधिवक्ताओं ने देखा नहीं था, लेकिन फिर भी जब सरकार का आदेश है तो पालन तो करना ही है। जाते हैं वहाँ, बैठते हैं, अपनी बात को रखते हैं। आधे दूर में जो है उसका माइक कों कों करना शुरू करता है, फ़ोटो विलीन हो जाता है,
कभी हम जज साहब का चेहरा देखते हैं तो कभी जज साहब मेरा चेहरा देखते हैं, और कोई किसी से ठीक ढंग से बात नहीं कर सकता है। मामला आज से कल परसों। अब कोविड अगर लगातार कंटिन्यू किया तब तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। राशि भी नहीं है, कोई पैसे जमा नहीं है, बहुत चैलेंजिंग जॉब में है सब, इसलिए बहुत दिक्कत है। तो हर राज्य के हर ज़िले के वकीलों की यही स्थिति थी, ना कही गई ना सुनी गई। मई के महीने में हमने कई बार देश की बात में कहा, जून में भी कहा, जब देखा कोई सुन ही नहीं रहा है, वकील भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये बात छोड़ दी। अभी खबर आई है कि सरकार ने फैसला किया है कि 100 से अधिक चीनी कंपनियों के मोबाइल ऐप बंद कर दिए गए हैं, जिनमें पबजी भी शामिल है। कल रात को यानी मंगलवार के प्राइम टाइम में मैं कह रहा था कि जीडीपी -24 हो गई है। इस पर वित्त मंत्री नहीं बोल रही हैं, इस पर वाणिज्य मंत्री नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। कम से कम कोई चाइनीज कंपनी पर बैन ही लगा दीजिए ताकि एंकरों में जोश आ जाए। मुझे नहीं पता था कि 12 घंटे से कम समय में ये फैसला ले लिया जाएगा और चाइनीज कंपनियों पे बैन का फैसला ले लिया गया। अब इस फैसले की बड़ी धूम मचेगी, लेकिन जीडीपी -24 हो गई है, इस पर मीडिया की पतली गली से इसे देखकर गुजर रहा था। तो खैर, भारत का हर सेक्टर चरमरा रहा है। अगर जीडीपी की ये हाल है तो समझिए कि जीरो पर पहुंचने में, -24 से जीरो पर पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा किसी को पता नहीं। अगर यह संकट लंबे समय तक रहा तो हम सब की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा कोई नहीं जानता। रविश रंजन ने 1 सितंबर को गौतम बुद्ध नगर से रिपोर्ट फाइल की थी कि वहाँ 300 फैक्ट्रियाँ बंद हैं। आज वे फरीदाबाद से लौट रहे हैं, बता रहे हैं कि फरीदाबाद में ट्रक, कार और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाने की छोटी बड़ी 5000 फैक्ट्रियां हैं, जहां 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता था। अब अनुमान है कि इस साल इनका काम 20 से 25% तक कम हो गया है। फरीदाबाद में इस तरह की 5000 से ज्यादा फैक्ट्रियों में मोटरसाइकिल से लेकर ट्रेन कलपुर्जे तैयार होते हैं। इनमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। साकेत भाटिया का परिवार बाइक और कार के कलपुर्जे बनाने के काम में बीते 30 साल से है, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की हालत अच्छी नहीं थी। अब CII के आंकड़े और ज्यादा चिंता दे रहे हैं। पूरे साल भर में उम्मीद करते हैं कि शायद 20 से 25% का डिक्लाइन ऑटोमोटिव में रहेगा पिछले साल के मुकाबले। नहीं, इससे जो मेजर आप पे इम्पैक्ट आता है सबसे ज़्यादा वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है आपका। और आपने जैसे 2 महीने का आपका रेवेन्यूज़ नीचे चले गए, आपके 2 महीने के प्रॉफिट्स सबके कॉर्पोरेट के इफेक्ट होंगे। तो ये सब जो 20-25% रहेगी, ये कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी को नीचे लाता है, वो जॉब क्रिएशन को नीचे लाता है। साकेत भाटिया के अनुमान की तस्दीक करने के लिए हमने देश भर की नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जुटाया तो हालात चिंताजनक लग रहे हैं। इस साल मार्च में जहां 23 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हुईं, वहीं अप्रैल में महज 3.5 लाख, मई में 2 लाख और जून में 10 लाख गाड़ियां ही रजिस्टर्ड हुईं। साकेत भाटिया और ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़े बता रहे हैं कि फरीदाबाद के ऑटो उद्योग में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियों पर खतरा है। फरीदाबाद में मजदूरों को निकालने के विरोध में महीने भर तक धरना देने वाले फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा बताते हैं कि आज की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। मदर यूनिटों का पलायन नहीं रुकेगा, यहाँ से बाहर जाना नहीं रुकेगा और नई मदर यूनिट हमारे शहर में नहीं आएगी। हमारा शहर बहुत नीचे की तरफ जा रहा है और आगे और नीचे जाएगा और लॉकडाउन से बहुत बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। फरीदाबाद में छोटे बड़े 25,000 उद्योगों में 5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और यहाँ से औसतन 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट BR भाटिया बताते हैं कि सरकार को बिजली के फिक्स चार्जेस कम करने के साथ ही ऑटो सेक्टर के कलपुर्जे पर GST भी कम करनी चाहिए। जैसे पावर कनेक्शन है, हमारे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनका एक पावर का एक मिनिमम बिल आता है कि आप पावर चलाइए नहीं चलाइए इतना तो देना पड़ेगा। अब नहीं इतना देना पड़ेगा, वो तो बिल्कुल वारा खाता है, देता है, लोग देते हैं अगर वो यूज़ नहीं करते तो। लेकिन जब बंद हो गया, इंडस्ट्री को सब जगह बंद करा दिया, ये फोर्स मेजर था कि बिल्कुल आप बंद कर दीजिए।
जब बंद कर दिया तो हमारी ये सरकार से डिमांड थी कि ये पावर का फिर वो भी बंद कर दिया, वो चार्जेस जो आप मिनिमम ले रहे हैं वो भी मत लीजिए। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी बुरी तरह लड़खड़ा रहा है और अकेले ट्रक व्यवसाय से जुड़े 40 लाख लोगों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। लॉकडाउन ने पूरी दुनिया भर के व्यवसाय को घुटने पर ला दिया है। इससे बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में भारत का नाम भी शुमार है। इसी के चलते भारत को एक बड़े प्लान और ईमानदार कोशिश की ज़रूरत है, तभी व्यवसाय और उससे जुड़े रोजगार को बचाया जा सकता है। फरीदाबाद से अजीत और सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। क्या आपने 1 सितंबर यानी मंगलवार का प्राइम टाइम देखा था, जिसमें मैंने ये सवाल उठाया था कि जीडीपी -24 हो गई है और सरकार का कोई मंत्री बोल नहीं रहा है। अर्थव्यवस्था के जो जितने भी मंत्रालय हैं उनकी तरफ से जितने मंत्री हैं कोई नहीं बोल रहा है। ना सड़क परिवहन मंत्री बोल रहे हैं नितिन गडकरी, ना पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बोल रहे हैं, उद्योग मंत्री बोल रहे हैं, ना ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बोल रही हैं, ना ही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो मैंने मजाक में कहा कि कुछ नहीं तो कम से कम कोई चीनी कंपनी पर बैन ही लगा देते, जिससे एंकरों के खून में उबाल आ जाता है। मुझे नहीं पता था कि शाम होते होते अगले दिन 2 सितंबर के 6 बजे तक लोग पत्रकार ट्वीट करने लगेंगे कि भारत सरकार ने 100 से अधिक चीनी कंपनियों के ऐप पर रोक लगा दी है, बैन कर दिया है और इसमें पबजी को भी बैन कर दिया। चलिए अच्छा हुआ कि पबजी के बारे में आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ एक बातचीत में पबजी का जिक्र किया था, तो लोगों ने कितने वाहवाही में तारीफ में लेख लिखे थे कि प्रधानमंत्री को कितना पता है कि बच्चे आजकल क्या देख रहे हैं। तो खैर पबजी बंद हो गया है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं मजाक में जो बात 1 सितंबर के प्राइम टाइम में कह रहा हूं कि कुछ कंपनियां ही बैन कर देते, जिससे मीडिया में अर्थव्यवस्था को लेकर जोश आ जाता और सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ कम से कम इंडस्ट्री या इकोनॉमी पे वो आ जाते। देखिए 100 से अधिक चीनी कंपनियों के ऐप बंद हो गए। तो आप देख लीजिएगा 1 सितंबर का प्राइम टाइम। केरल से स्नेहा ने एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए ये दौर बहुत ख़राब है, चुनौतियों भरा है। बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले, बहुत महंगी फीस देकर पढ़ाई करने वालों के पास भी उसके अनुपात में नौकरी नहीं है। गुजरात से एक लड़के ने मुझे पत्र लिखा है कि 10 लाख रुपए देकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, 10,000 रुपए की भी नौकरी उसे नहीं मिल रही है। अब वो समझ पा रहा है कि दरअसल राजनीति को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जाकर समझना चाहिए, उससे गलती हुई है। इसी तरह से केरल से ये रिपोर्ट बताती है कि होटल मैनेजमेंट करने वाले छात्र अब कुछ और काम कर रहे हैं और जो गाड़ियां चलाते थे, जो चालक थे, ड्राइवर थे, उनका भी रोजगार बदल गया है। तिरुवनंतपुरम का 24 साल का विनीत होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, लेकिन कोरोना की वजह से होटल इंडस्ट्री का आजकल जो हाल है उसे दिहाड़ी मजदूर बनना पड़ा है। केरल के सैलानी शहर मुन्नार में होटल की नौकरी जाने के बाद वो पेड़ काटने का काम कर रहा है। इस काम के उसे 900 रुपए रोज मिलते हैं। काम महीने में 10 दिन भी मिल जाए तो बड़ी बात है। ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടത്, പിന്നെ നിവൃത്തിയോട് കൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് വരികയായിരുന്നു। लोग नहीं आ रहे थे इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ഇവിടെ എന്നും ജോലിയില്ല, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളൂ। उसका दोस्त 34 साल का रंजीत भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। वो इस वक्त तकरीबन 10,000 रुपए महीने कमा रहा है। टूरिस्ट पैकेज ड्राइवर की नौकरी से आधा, जहां उसे 20,000 रुपए मिलते थे। मेरे साथ के 12 ड्राइवरों की नौकरी चली गई है। मेरी कंपनी में तकरीबन 20 लोगों का स्टाफ था। सबके लिए बड़ा मुश्किल समय है। टूरिज्म ऑफिस वर्क केरला में टूरिज्म स्टेट के जीडीपी का करीब 10% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम नुकसान देखें फिलहाल टूरिज्म सेक्टर में करीब 25,000 करोड़ के आसपास है और इस नुकसान से डायरेक्टली रिलेटेड है रोज़मर्रा की जिंदगियां। कैमरा पर्सन एसपी बाबू के साथ स्नेहा कोशी, एनडीटीवी के लिए। और भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1045 लोगों की मौत हो गई है।
कोरोना से मरने वालों की संख्या भारत में 66,300 से अधिक हो चुकी है। यही नहीं, 24 घंटे में 78,000 से अधिक नए मामले आए हैं और कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 37 लाख से अधिक हो चुकी है। इसलिए मास्क पहनने के नियम का पालन कीजिए, देह से 6 फीट की दूरी भी रखिए और हाथ साफ रखिए। इन 3 चीज़ों पर सख्ती से अमल कर आप कोरोना के संक्रमण के प्रसार को कम कर सकते हैं, जिंदगियां बचा सकते हैं। ब्रेक में जाने से पहले देखिए, गाजियाबाद में कुछ अभिभावक आज प्रदर्शन करने गए क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण वो फीस देने की स्थिति में नहीं हैं और चाहते हैं कि स्कूल उनसे फीस ना वसूले। सर, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज बिल्कुल हाइपर ना करें इन भाइयों को। हम शांति से यहाँ बैठे हैं। आप बोल रही हो, दोबारा नहीं बोलेंगे। जगदीश भाई बंद करो फोन, अंदर डाल रहे हैं, मैं जाने को तैयार हूँ। बंद करो फोन। ये क्या तरीका है? सुनेंगे है नहीं चलता कि डीएम को कुछ कह नहीं सकता और यहाँ अभिभावकों पर जोर डाल रहे हैं। क्या तरीका है ये? कर दो एफआईआर करोगे ना, मैं जाने को तैयार हूँ। करो, मुझे अंदर चलो। हद हो गई है यार, कोई नहीं बात करेगा बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, लेके जाएंगे ना, लेके जाए, डंडे बजाए। पीआईएस को भी कह सकता, डीएम को भी कह सकता कि तुझे क्यों, क्या दिक्कत है तुझे? आप सबके बच्चे भी तो पढ़ते हैं स्कूलों में। और अब अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखते हैं। अनुराग की रिपोर्ट यह बताना चाहती है कि जितने लोगों के जनधन खाते खुले हैं उनमें से कईयों के खाते में वो पैसे नहीं गए जिन पैसों को गरीब कल्याण योजना के तहत भेजने का दावा किया जाता है। जनधन के इस रंग बिरंगे कार्ड का मकसद बैंकिंग, बचत, जमा खाता, कर्ज, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना था। आवरगांव के बहादुर सिंह भी बार बार ये कार्ड देखते हैं और बैंक के चक्कर लगाते हैं कि शायद कोई राशि इनके खाते में भी आ गई हो। कहीं खाता नहीं अभी नहीं आने में एक भाइयों नहीं अभी सब खाता खोला जमान टोटल कल जमान दीवान जगह जाए 1 रुपया नहीं आया था। हाँ 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया आया था। हाँ तो कोई आपके इसमें पैसा खाते में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ? हाँ हाँ। कितना टाइम हो गया इस खाते को खुलाए आपको? यानी खाता तो मतलब साल हुई है, 2-3 साल हुई है। कमलाबाई अपने वृद्ध साथियों के साथ वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन का इंतजार करते हुए हताश और निराश दिखाई देती हैं। मांग के लिए और खा लो, सरकार में तो पैसे नहीं मिले। क्या तो आपका पैसा डलेगा जब जार के देंगे, आपका पैसा डलेगा जब जार के देंगे। तो बूढ़ा का मले के मोदी का मले के कहीं का नहीं मले तो ऑटो मांग लो, अतरो दे दो यार, ये असम बना के खा लो। कहीं करो, अब जाग जमीन कहीं भी है ही नहीं, ये कुटिया बनाई है। हितग्राही बताते हैं इस खाते के संचालन में बहुत सारी पेचीदगियां हैं, कभी आधार से लिंक नहीं होना तो कभी कोई और दिक्कत। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? पैसा लेने के लिए। पैसा लेने के लिए तो आपको रोज ऐसी लाइन में लगना पड़ता है? रोज लाइन में लगता है। 4 दिन 5 दिन वही जा, रोज 4 दिन 5 दिन वही आज और 8 बजे की अभी। हाँ पैसा ले जगह ही नहीं मिले सर, पैसा कहाँ दे, जगह न मिले। रोज आबू का बासिया बटेरा। कब आए थे आप पैसा लेने? कितनी बार आना पड़ा? 5 बजे से आई। सुबह 5 बजे से आए? क्या 4 दिन का ना तो आधार लिंक करता है ना कोई पैसा देता है नहीं। जीरो चल रहे हैं, ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। खाली ट्रांजैक्शन उसी का हुआ है और 2-3 साल से बंद है, नहीं हो पा रहा। बाकी बेसिक है। सीधा सा बात ये कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है इसलिए उसमें ट्रांजैक्शन नहीं जा पा रहा है। पैसा 2-4 साल भी हो जाते, कभी आता है। जैसे अभी कोविड का आना चालू हुआ, कोर्स चालू हुआ, तो जब तक थे खाते कोई इनएक्टिव भी हो गए, कोई खाते क्लोज भी हो गए, तो वो पैसा उसमें जमा नहीं हो पा रहा।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2020 तक देश में कुल 40 करोड़ 35 लाख जनधन खाते खुल चुके हैं। इसमें से करीब 22 करोड़ खाते महिलाओं के खुले हैं। वित्त मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि जनवरी 2020 तक 37 करोड़ 80 लाख खातों में 18.7 खाते डॉर्मेंट थे, जिसमें बड़ी संख्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी से थी। कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को लेकर बात आ रही है, उसमें ये हो सकता है कि हमारे यहाँ जो सहकारी बैंक या किसान क्रेडिट कार्ड का मामला बहुत मजबूत है, उसके तहत किसान उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी ये बात का बहुत प्रयास करती है कि जो भी किसानों को पैसा आवंटित होना है वो इसी माध्यम से जाए। अब लेकिन इस पूरे विषय में ये क्या गलती हो रही है, क्यों इनके बैलेंस जो है जीरो हो रहा है, इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार होना चाहिए और सरकार आवश्यक रूप से करेगी। मोदी जी के वो दावे जिसमें हमने कहा कि सब गरीबों को हमने बैंक दिखाया, असलियत सामने आने लगी। अर्थव्यवस्था जैसे चौपट हुई वही मार गरीब पे पड़ी। जो खातों में आवक जावक ही नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ, किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हुई, तो अल्टीमेटली वो समाप्त हुए। इसका मतलब है ये मोदी जी का असली आर्थिक पहलू है, असली चेहरा है, असली भारत की अर्थव्यवस्था है। सबक सीखे। जहां पैसे पहुंचे वहां से ऐसी तस्वीरें भी आई। मसलन अप्रैल में भिंड से, जहां लॉकडाउन के दौरान गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री जनधन योजना से 500 रुपये लेना महंगा पड़ गया। 500 रुपये तो नहीं निकल पाए, बल्कि 10,000 रुपये का मुचलका भरकर रिहाई मिल पाई थी। कुछ दिनों पहले विपक्ष ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के बाद जनधन खातों का काले धन को छिपाने के लिए खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ तो कई खाते ही बंद हो गए। कुल मिलाकर हाल वही। आंकड़ों में देखने पर देश बहुत सुंदर नज़र आता है, लेकिन असल में अगर देखेंगे तो देश में सब हवा हवाई है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग भारी, एनडीटीवी इंडिया। जब भी कोई सरकार दावा करे, ढिंडोरा पीटे, उसकी योजनाओं ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो अनुराग द्वारी की 1-2 रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा, आपको और ढोलक बजाने में थोड़ी मदद मिलेगी। दूसरी खबर ये है कि 100 से अधिक चीनी कंपनियों के ऐप बैन किए गए हैं। जब भी सीमा पर तनाव होता है, हम ऐप बंद कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इतनी शक्ति है हमारे पास। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि हमने पबजी बंद कर दिया है भारत सरकार ने। जीडीपी -24 हो गई, इस पर किसी ने मंत्री ने नहीं बोला। ऐप बैन कर दिया है, ये इसका बड़ा हंगामा प्रचार हो रहा है। सब कोई देखिए ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, पबजी भी बंद हो गया। तो खैर, 1 सितंबर से जेईई की परीक्षाएं शुरू हुई। बहुत सारे छात्र जो आशंकाएं थी कि कोविड के कारण परीक्षा नहीं दे पाएंगे, वो लगता है सही साबित हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 75% उम्मीदवार बंगाल में मंगलवार को कोविड के कारण परीक्षा नहीं दे सके जेईई के। गुजरात की भी खबर छपी है अखबारों में, वेबसाइट में, कि 45% छात्र जो हैं वो जेईई की परीक्षा नहीं दे पाए पहले दिन। और पंजाब से भी ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि यूपी से 44% छात्र जो हैं वो परीक्षा नहीं दे पाए। और ट्रिब्यून की खबर है कि 45% छात्र ही पंजाब में परीक्षा दे पाए। तो देखिए कि हर जगह 50% से ज़्यादा छात्र परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से परीक्षा छूट गया है। अब हम नहीं जानते कि पिछले साल की तुलना में ये सामान्य संख्या है या कोविड के कारण छात्र नहीं दे पाए हैं। अगर कोविड के कारण छात्र नहीं दे पाए हैं तो उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये वीडियो रिपोर्ट देखिए, फिर हम ब्रेक लेते हैं। हाँ। एक
दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत लौटे और दिल्ली आए तो उनका एक कार्यक्रम सिनेमा हॉल के भीतर भी हुआ था, लेकिन वो अलग बात है। अभी मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, गांधी और सिनेमा, इसके कुछ अंश दिलचस्प लगे तो आपको बताऊंगा। जयप्रकाश चौकसे जी की है। बहरहाल आप अखिलेश की रिपोर्ट देख लीजिए। प्रश्नकाल को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार कई ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो संसदीय इतिहास में कभी नहीं दिखे। ऐसा कोरोना महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाने और आगंतुकों की संख्या कम से कम रखने के लिए किया गया है। प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होंगे। शून्यकाल होगा, लेकिन केवल आधे घंटे के लिए। राज्यसभा की बैठक सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक, तो लोकसभा की बैठक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। शनिवार रविवार की छुट्टी नहीं होगी। एक विशेष असाधारण स्थिति में इस बार का संसद सत्र हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री सभी पार्टियों के संपर्क में है, बात कर रहे हैं और इसलिए वो आपको बताएंगे उचित समय पर। लेकिन विपक्ष ने प्रश्नकाल न रखने पर कड़ा ऐतराज किया है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के प्रमुख नेताओं से फोन पर बात की थी। सदन चलाना सरकार की काम है और जहां हमें लगेगा कि हमारा जो अधिकार से हमें वंचित होने का संभावना है, तो वो मसला तो हमें उठाना ही पड़ेगा। और राजनाथ सिंह जी को भी मैंने गुहार लगाई कि आप सब कुछ करो, हम सारे मदद करना चाहते हैं, लेकिन अब प्रश्नकाल या शून्यकाल से विपक्ष की बात नहीं है। विपक्ष सबको, मतलब ये सदन की जो मेंबर्स है सबको ये प्रॉपर्टी है। उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट में कहा, मैंने 4 महीने पहले कहा था कि ताकतवर नेता कोरोना के नाम पर प्रजातंत्र और असहमति का गला घोट देंगे। संसद सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। सरकार से प्रश्न पूछना संसदीय लोकतंत्र की ऑक्सीजन है। सरकार संसद को नोटिस बोर्ड बनाना चाहती है। जवाबदेही तय करने का एक तरीका खत्म कर दिया गया। दिल्ली में हिमांशु शेखर के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब देखिए राजनीतिक खबरें। जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट से जुड़े आंकड़ों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरकार को निशाना बनाने का एक और मौका दे दिया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत मोदी सरकार की बनाई आपदाओं से जूझ रहा है। जीडीपी में -23.9% की ऐतिहासिक गिरावट है। बीते 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है। केंद्र राज्यों को उनके जीएसटी का बकाया नहीं दे रहा और दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा केस भारत में आ रहे हैं। इसके अलावा देश की सीमाओं पर बाहर से आक्रमण हो रहा है। उधर पी चिदम्बरम भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहते 2013 का एक ट्वीट निकाला, जिसमें चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए कहा गया था कि अर्थव्यवस्था संकट में है, युवा नौकरी चाहते हैं और आप तुच्छ राजनीति नहीं, अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दीजिए। चिदम्बरम ने अब वही बात प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आज कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान किया और एक बार फिर बिहार की राजनीति में एनडीए का हिस्सा बनने की घोषणा की। मांझी ने कहा कि वो जनता दल यूनाइटेड के साथ तालमेल करने जा रहे हैं और चूंकि जनता दल यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा है, इसलिए वो भी एनडीए के पार्टनर हो गए हैं। महागठबंधन छोड़ने के पीछे उन्होंने कहा कि वहां बहुत ज्यादा भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को जनता दल यूनाइटेड में विलय करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने दावा किया है कि राज्य में होने जा रहे विधानसभा उपचुनावों के लिए बीजेपी सिंधिया खेमे के किसी नेता को टिकट देने नहीं जा रही। उनका यह भी दावा है कि जो भी लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, उनमें से कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएगा। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर से सभी 27 सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा है। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान केंद्रीय नेतृत्व करेगा।
आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा। स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से। तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें। गाड़ी हमारे गाँव में नहीं घुसत है, पुलिया नहीं है, 2 पुलिया नहीं है, इसमें कच्ची रोड है। ले अब हमके तो मेन रोड तक पहुंचा के पड़ी तंबा का छार। एक रोड नाला के पास से यहाँ पे एम्बुलेंस गाड़ी हुई नहीं आ सकता है। एक रोड हमारे साहेब मना है कि नहीं की हमें ये ढेरिया में कि पहाड़ से हमें रहेगा तो बोझ के खटिया में लेते हमारे परेशान ही जाता है। मध्य प्रदेश से एक पिता बनारस आकर 6 महीने से अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। शिव कुमार त्रिवेदी बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं। अजय सिंह की रिपोर्ट बता रही है कि पुलिस उन्हें ले गई थी, मगर शिव कुमार त्रिवेदी का तब से कोई अता पता नहीं है। क्या आपने कसम खाई हुई है? मैं ये संकल्प लेकर चला कि अगर 1 साल तक मेरा पुत्र शिव कुमार त्रिवेदी कहीं से भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिलता है, तो मैं लंका थाने के सामने आत्महत्या कर लूंगा। ये दर्द भरा संकल्प मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले प्रदीप कुमार तिवारी का है। बेटा 6 महीने से लापता है। इन महीनों में हर सुबह वो अपने बेटे का पोस्टर सीने से लगाए बनारस के अलग अलग इलाकों में लोगों से पूछते हैं कि कहीं कुछ पता चल जाए। पिता यह भी बताते हैं कि 6 महीने पहले 13 फरवरी को लंका थाने की पुलिस 112 नंबर की गाड़ी से सुबह 8:30 बजे उसे अपने साथ उठा ले गई। 16 फरवरी को मैंने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई तो लंका थाने वालों ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद जब अर्जुन सिंह द्वारा मुझे डिटेल दिया गया तब मैं पुनः लंका थाने गया तो भी उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिर मैं श्री प्रभाकर चौधरी जी के पास गया, एसएसपी साहब के पास, तो उनके द्वारा जो है लंका थाने वालों ने कहा कि नहीं, शिव कुमार त्रिवेदी यहाँ पर था और हमने उसको छोड़ दिया है, उसने कपड़ों में टट्टी पेशाब कर दिया। इसके बाद मैं निरंतर शिव कुमार को खोजता रहा, लेकिन आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। अब तक पिता को अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस 16 फरवरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट की पुष्टि करती है, लेकिन उसका बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है, अभी तक मिला नहीं। अभी एक चीज़ सोशल मीडिया के उससे आई कि 112 की गाड़ी को एक कॉल की गई थी 13 फरवरी में। उसमें एक विक्षिप्त आदमी थाने पे लाकर बैठाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि वो विक्षिप्त आदमी वही था। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो वही था या दूसरा था। सोशल मीडिया पर इस बेबस पिता की खबर वायरल होने पर बीएचयू के लॉ फैकल्टी के एक पूर्व छात्र और वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने पुलिस को बहुत ही फटकारा कोर्ट में और कहा कि इस मामले में हम सीबीआई इंक्वायरी करेंगे, जरूरत पड़ा तो पूरे थाने को लाइन हाजिर करेंगे। और उसी दिन यानी कि 25 अगस्त को न्यायालय ने आदेश जारी किया कि एसएसपी वाराणसी पर्सनल एफिडेविट के साथ कोर्ट में आवें 3 सितंबर को। तो मुझे लगता है कि 3 सितंबर को सुनवाई है, तो मैं उस दौरान फिर से एक पक्ष रखूंगा छात्र का, और हमें उम्मीद है कि न्याय इस मामले में होगा, शिव मिलेगा। हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है। तो गुरुवार को इस मामले में सुनवाई है। अब न्यायालय से उम्मीद है। किसी भी पिता के लिए उसके बेटे के गुम हो जाने से बड़ा कोई गम नहीं होता। ऐसे में हम सब की दुआ है कि अपने बेटे को तलाश रहे पिता का इंतज़ार
जल्द खत्म हो। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 12 मई 2017 को मैं इंदौर गया था और वहाँ जो सिनेमा के प्रकांड विद्वान हैं, जो लिखते हैं, जयप्रकाश चौकसे जी ने अपनी किताब मुझे दी और तब शायद उन्हें लगा होगा कि वो पढ़ेगा भी नहीं, इतना व्यस्त रहता है, महात्मा गांधी और सिनेमा। तो अपने श्रद्धेय के सम्मान में ये हाजिरी लगाते हुए आप दर्शकों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसी से 2 लाइन है कि द्वारकादास संपत ने 1918 में महात्मा विदुर नामक फिल्म बनाई। 15 में गांधी जी आए थे, जिसमें कथा तो महाभारत की है। विदुर का पात्र अभिनीत करने वाले कलाकार को गांधी जी जैसी पोशाक दी गई, हाथ में डंडा दिया गया, चलने फिरने में भी वह गांधी जी की तरह ही लगता था। दर्शक महसूस कर सकते थे कि यह महाभारत नहीं वरन भारत का स्वतंत्रता संग्राम है और गांधी जी के प्रभाव के कारण भयमुक्त होने की प्रक्रिया में जनता घरों से बाहर आई और 1917 में फाल्के ने लंका दहन, कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन बनाई। तो जयप्रकाश चौकसे जी को मेरी तरफ से प्रणाम। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।